नमस्कार। एक और वीडियो के साथ मैं अखिलेश सिंह। आप हमें श्री कृष्ण आईएएस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जहां हम अभी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि अभी सुर्खियों में बना है, G7 शिखर सम्मेलन जो कि 2026 में बैठक हुआ है फ्रांस में। ये ऐसा चैप्टर है, टॉपिक है जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होता है, चाहे वो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे पीटी हो या फिर मेंस हो। सभी के लिए एक हॉटलिस्ट टॉपिक है जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको नज़रअंदाज न करते हुए आइए हम आज इस पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। सभी जितने भी तरीके से क्वेश्चन बन सकेंगे वो सभी को हम यहाँ पर रेज किए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2026। सबसे पहले G7 है क्या, G7 किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि G7 जो है, जी का फुल फॉर्म होता है ग्रुप्स ऑफ 7, यानी 7 का समूह है। 7 क्या है? ये 7 देश हैं। कैसा देश हैं? तो ये सभी विकसित देश हैं। किस मायने में विकसित हैं? ये इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था में मानी जाती है। क्या ये औपचारिक समूह है? तो जी बिल्कुल नहीं, ये एक अनौपचारिक समूह है। तो 7 कौन कौन से देश हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप मैप पर कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको कॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाता है, जो कि एग्जाम में सीधे हिट करता है। इसीलिए हम मैप, फिगर और जितने माइंड मैप होते हैं सभी को यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका जो है, एक महादेश है नॉर्थ अमेरिका, जो कि यहाँ से डिवाइड होता है, यहाँ से। तो नॉर्थ अमेरिका के 2 देश हैं। कौन कौन से? यूएसए, जिसे अमेरिका कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक जो है कनाडा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या G7 किस किस महादेश के देश जुड़ के आपस में बने हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका के 2 देश हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किस कॉन्टिनेंट के देश हैं? तो ये 4 जो हैं यूरोप के हैं। कौन कौन से? एक यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर है, एक फ्रांस है, यहाँ पर फ्रांस है, इसके बाद जर्मनी है और इटली है। ये 4 यहाँ पर हो गए यूरोप से, और एक जो है जापान जो है एशिया से है। क्या इसमें अफ्रीका की भागीदारी है? बिल्कुल नहीं, अफ्रीका की कोई भी देश इसमें शामिल नहीं है। वही अगर दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो इसमें भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं है। एशिया से केवल और केवल एक देश है, जापान। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि किन किन महाद्वीप से कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इसके बाद जापान। 4 और 2 6 और 1 7, ग्रुप ऑफ 7 हो गया। यूरोपीय संघ जो है, यहाँ पे कई देश, कुल मिला के 29 देश जो हैं यूरोपीय संघ में शामिल हैं। तो कुल 29 देश जो है बैठकों में भाग लेता है। यूरोपीय संघ के माध्यम से 29 देश जो है बैठकों में भाग लेता है, लेकिन 7 सदस्य देशों में आधिकारिक रूप से शामिल नहीं है। यानी कि यूरोपीय संघ जो है आधिकारिक रूप से ग्रुप ऑफ 7 में शामिल नहीं है, लेकिन बैठकों में भाग लेता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में, कैसे गठन हुआ। तो 1975 में G6 का गठन हुआ, जिसमें मुख्यतः फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी यानी जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, यानी यहाँ अगर देखिएगा तो जो ये 4 देश हैं और एक है जापान, 4 1 5 और एक अमेरिका, ये 6 देश मिलकर G6 का गठन करते हैं। कब? 1975 में। इसके बाद 76 में जो है कनाडा उसमें शामिल होता है। उसके बाद यह अगर 7 देश शामिल हो गए तो G7 बन गया, और वर्तमान में अभी तक G7 ही है। इन G7 के गठन होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है उसकी मजबूती को और कदम देना, अंतर्राष्ट्रीय रूप से शांति और सुरक्षा का पहल करना, AI एवं डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना, जलवायु और स्वास्थ्य पर ध्यान देना, और महत्वपूर्ण खनिज जो हैं उनकी सेफ्टी और अच्छे तरीके से यूज हो सके, उपयोग हो सके, इसके बारे में चर्चा करना और इस पर कदम उठाना, ये सभी इनके मुख्य उद्देश्यों में शामिल थे। ध्यान दीजिएगा कि G7 की स्थापना वर्ष 1975 में 1973 के एक तेल संकट के जवाब में एक अनौपचारिक, ये भी पूछा जाता है क्या ये औपचारिक मंच है? तो बिल्कुल नहीं, अनौपचारिक है। और ध्यान रखिएगा कि 1973 के तेल संकट के जवाब में, यानी इससे निपटने के लिए, तेल संकट क्या है? खनिज है।
खनिज के ही रूप में तो है। तो उस जब संकट हुआ तो उसके जवाब में एक अनौपचारिक मंच के रूप में, यानी जिस पर समस्या का हल हो सके, उसके रूप में G7 के गठन का मन में विचार आया। प्रारंभ में यह 6 औद्योगिक जो है लोकतंत्रों का समूह था, जो कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान और यूएसए थे। 1976 में बाद में कनाडा में इसके शामिल होने से G7 बन गया, जो कि हम बता चुके हैं। वर्ष 1998 में रूस को शामिल कर इसे अस्थायी रूप से G8 भी बनाया गया। अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो कब 1998 में एक और देश इसमें शामिल हुआ था, कौन? रूस। रूस के शामिल होने के बाद इसका नाम क्या था, क्या पड़ा? G8। अभी एक और संस्थान चलती है G20, जिसमें 20 देश हैं, जो कि ये 7 तो देश हैं ही और एक रूस भी शामिल है, यानी 7 और 8 है और प्लस 12 और देश मिलाकर G20 बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि G8 कब बनाया गया? 1998 में। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, किसको शामिल करके? और रूस को। लेकिन क्या हुआ कि वर्ष 2014 में क्रीमिया के विलय के बाद रूस को समूह से निष्कासित कर दिया गया, यानी रूस को इसमें से निकाल दिया गया। यूरोपीय संघ की बात करें तो ये भी एक गैर सूचीबद्ध सदस्य के रूप में इसमें सक्रिय भागीदारी करता है, जिसका प्रतिनिधित्व तो यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष करते हैं। यानी यूरोपीय संघ जो है अपने आयोग के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये G7 के आधिकारिक रूप से शामिल देश नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं यूरोपीय संघ भी एक संघ है, न कि कोई देश है या फिर कोई राष्ट्र है। तो ये एक संघ है, कुल 29 देशों का समूह है इसमें, तो इसके अध्यक्ष ही वहाँ पर भाग लेते हैं। G7 का आर्थिक महत्व क्या है? तो आर्थिक महत्व की अगर चर्चा करेंगे तो ये विश्व की लगभग 10% जनसंख्या इसमें शामिल है, यानी विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 10% इसमें शामिल है। और वैश्विक के जो नाम मात्र की जीडीपी है, रियल जीडीपी नहीं बल्कि नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? तो करेंट ईयर में, जो बेस ईयर ना होकर करेंट ईयर पर जो जीडीपी बनता है उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। आप इसको पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स का जो प्लेलिस्ट दिया गया है श्री कृष्ण IAS यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आप पूरे विस्तार के साथ पढ़ सकते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में मुख्य अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ नॉमिनल जीडीपी का लगभग 43% जो है हिस्सेदारी इसमें है, किसमें? G7 में, और वैश्विक संपत्ति का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान भारत भी शामिल हुआ था। शिखर सम्मेलन में भारत शामिल हुआ था, शिखर सम्मेलन में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। भारत इसका आधिकारिक सदस्य नहीं है, लेकिन शिखर सम्मेलन में इसको बुलावा मिला था। तो भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, तो गया तो कुछ ना कुछ समझौता करेगा ही। तो भारत और कनाडा के साथ व्यापक आर्थिक यानी CEPA बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस देश के साथ नहीं हुआ है ये पूछा गया है इस बार के एग्जाम में। BPSC के जो कौन सा एग्जाम था, कोई एग्जाम था जिसमें कि इसको पूछा गया था BPSC के। तो ध्यान दीजिएगा, भारत और कनाडा के 2026 के अंत तक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को संपन्न करने के लिए वार्ता में तेजी ला रहे हैं, ताकि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना किया जा सके। किसके साथ? भारत के साथ। भारत जो है 30.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ कनाडा का 7वां सबसे बड़ा व्यापक भागीदार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि रक्षा और खुफिया सहयोग को और गहरा करने के लिए जनरल सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, इस पर भी वार्ता शुरू करने पर सहमति बनी है। ये भी पूछा जाएगा आपको वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म पूछे जाएंगे और स्टेट PCS के एग्जाम में इसके बारे में पूछे जाएंगे। इसके बाद रायसीना अमेरिका, जो कि दोनों देशों में भारत और अमेरिका के बीच में संवाद जो है 1.5 राजनयिक आदान प्रदान को क्या है कि बढ़ावा देना है। और रायसीना डायलॉग मॉडल की तर्ज पर एक नए भू राजनीतिक मंच रायसीना अमेरिका की स्थापना की घोषणा की है। रायसीना अमेरिका की स्थापना की घोषणा किसके साथ हुआ है? भारत और USA के साथ। किस सम्मेलन में? तो G7 शिखर सम्मेलन में। इस बात को ध्यान रखिएगा। IORA समर्थन, भारत ने आधिकारिक तौर पर IORA का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का संवाद जो है भागीदार बनने के लिए कनाडा के दावे का समर्थन व्यक्त किया। यानी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में
कनाडा को शामिल करने का समर्थन प्राप्त किया। इसके बाद बात करेंगे परमाणु ऊर्जा साझेदारी। कनाडा को एक आवश्यक ऊर्जा निर्यातक के रूप में मान्यता देते हुए दोनों देशों ने, किसने, भारत और कनाडा ने अपनी सुरक्षित ऊर्जा साझेदारी को आगे बढ़ाया और इसमें कनाडा की केमको और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच में, तो ध्यान दीजिएगा कनाडा की कौन सी संस्था है, केमको, और भारत का कौन सा है, परमाणु ऊर्जा विभाग, इसके बीच में 2.6 बिलियन कनाडाई डॉलर का एक व्यवसायिक जो है समझौता प्रमुख रहा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें वो निष्कर्ष आपसे पूछे जाएंगे वन लाइनर में नहीं बल्कि कथन के रूप में, जो कि 2027 से 2035 की अवधि के लिए दीर्घकालीन यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में के जो परमाणु घर स्थापित हुए हैं उनमें किसका योगदान सर्वप्रथम रहा है और प्रमुखता से रहा है, तो यही कनाडा देश था। ये भारत के बारे में खुलकर समर्थन किया था। तो ये हमको याद रखना है कि यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित कौन करेगा 2027 से 35 की अवधि तक, तो ये केमको कंपनी है जो कि साझेदार है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बारे में देखेंगे कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में क्या क्या सहमतियां बनी है। तो विजन 2035 रखा गया है, यानी दोनों नेताओं ने इंडिया यूके विजन 2035 ढांचे के तहत द्विपक्षीय संबंधों को प्रगति की समीक्षा की है। और वही व्यापार समझौता जो है ये भी शुरू किया गया है। भारत और अरब अमीरात के बीच में देखेंगे तो ये समुद्री सुरक्षा पर वार्ता की गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से मुक्त और आवधिक जो है नौ वहन का आह्वान किया गया है। ठीक है, इसके बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की बात करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है वर्ष 2026 के उत्तरार्ध में। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो अगला टॉपिक्स है जिसपे वीडियो आएगा करेंट का, वो ब्रिक्स 2026 का है। सॉरी, लेकिन ब्रिक्स अभी हुआ नहीं है, जब होगा तब इस पर चर्चा करेंगे। तो ब्रिक्स जो है 2026 का हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें कि यूएई के जो राष्ट्रपति हैं उनको निमंत्रण दिया गया है, किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। अब बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन 2026 के बारे में। कहाँ पर हुआ है, फ्रांस में। फ्रांस का एक जगह है एवियन लेस बेंस। कब से कब हुआ है, 15 से 17 जून 2026 को हुआ है। अध्यक्ष देश कौन से हैं, फ्रांस। इसके राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। मुख्य थीम क्या रहा है, कन्वर्जेंस, विभिन्न देशों के बीच में सहमति और ठोस कार्रवाई। ध्यान दीजिएगा कि G7 जो है इसकी अध्यक्षता हर वर्ष बदलती रहती है। 2026 की अध्यक्षता फ्रांस के पास थी, 2027 में जो है फिर अध्यक्षता बदलेगी, दूसरे देशों के पास चली जाएंगी। यानी इसमें जो है जो साझेदार देश हैं, भागीदार देश हैं, उनके पास प्रत्येक वर्ष जो है अध्यक्षता बदलती रहती है। भारत क्या G7 का सदस्य है, तो बिल्कुल नहीं, भारत G7 का सदस्य देश नहीं है। लेकिन फ्रांस ने भारत को पार्टनर कंट्री के रूप में आमंत्रित किया और ये भारत के गौरव का क्षण था। जब क्योंकि यह लगातार 8वीं बार था जब भारत को निमंत्रण मिला था G7 में शामिल होने का। इसके प्रतिनिधित्व कौन किए, भारत के प्रधानमंत्री। भारत केवल अपने हितों की बात नहीं करेगा बल्कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी सामने रखेगा। यानी भारत वहां गया है तो ग्लोबल साउथ के बारे में चर्चा किया है। ग्लोबल साउथ का मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है उसके बारे में, जितने भी देश हैं उसके बारे में, जिसमें कि मुख्य रूप से अफ्रीका के जो देश हैं उनके बारे में चर्चा करेगा और उनके इकोनॉमी को पुशअप करने के बारे में चर्चा करेगा। सत्र का विषय है रिवाइविंग अ बैलेंस्ड, शेयर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल। एक बात ध्यान दीजिएगा कि और कौन कौन से आमंत्रित साझेदार देश रहे हैं, तो ये ब्राजील रहा है। ब्राजील कहाँ से, साउथ अमेरिका से। दक्षिण कोरिया ये एशिया से है और मिस्र अफ्रीका से है और केन्या जो है अफ्रीका से है। तो यानी 2 अफ्रीका के देश हैं, एक एशिया के देश हैं और एक साउथ अमेरिका के देश हैं। यानी G7 भी बहुमुखी रूप से शामिल कर रहा है, यानी सभी को। ऑस्ट्रेलिया को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कॉन्टिनेंट के देश इसमें शामिल हुए हैं। 2026 G7 शिखर सम्मेलन के जो है 9 प्रमुख परिणाम हैं, 9 प्रमुख डिक्लेरेशन हैं। कौन कौन से, जियो पॉलिटिकल इशू, क्रिटिकल मिनरल्स, ये भी है कि क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उनको सेव करना है और उनका सस्टेनेबल यूज करना है। AI और सेफ डिजिटल स्पेस, कैंसर के खिलाफ सहयोग, बुंडीबुग्यो इबोला, ये रोग है कैंसर और ये भी एक
रोग है, इस पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि बुंडीबुग्यो इबोला जो है क्या है, कैसे है, किससे फैलता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से छूट न जाए। क्यों? क्योंकि वैसे ही रोग बायोलॉजी में पूछे जाएंगे जो करंट में चर्चा में रहेंगे, जिस पर कोई कहीं चर्चा हुई हो और आपको लगता है कि वो तो हम कभी पढ़े ही नहीं है, वो बायोलॉजी का चैप्टर नहीं है। इसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग जो है, इस पे चर्चा किया गया है 9 डिक्लेरेशन में। इसके बाद जो है माइग्रेंट स्मगलिंग का चर्चा किया गया है। इसके बाद इंटरनेशनल पार्टनरशिप के बारे में चर्चा किया गया है और बैलेंस्ड और रेजिलिएंट ग्रोथ जो है इसके बारे में चर्चा किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो स्टार लगाए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल्स ये केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। AI सेफ जो है ये कंप्यूटर में या फिर साइबर इशू में भी मुद्दा बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बुंडीबुग्यो इबोला जो है ये तो इम्पोर्टेंट है ही। क्रिटिकल मिनरल्स की बात करेंगे तो ये सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया है, किसके द्वारा? G7 के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य है कि किसी एक स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता कम करना ताकि समाप्त न हो जाए वो सभी जितने भी खनिज हैं वो। AI और डिजिटल सुरक्षा की बात करेंगे तो नाबालिग जो माइनर्स हैं उनके लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण, सेफ डिजिटल स्पेस बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। भारत ने AI के सुरक्षित उपयोग, जिम्मेदार विकास और मानव केंद्रित दृष्टिकोण यानी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच पर जोर दिया है। किसने? भारत ने। अब ध्यान दीजिएगा, बुंडीबुग्यो के बारे में बात करेंगे। यह एक इबोला है, इबोला वायरस है। G7 ने इसके खिलाफ जो है कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स का आह्वान किया है। एक कैंसर है, कैंसर जो कि पुअर प्रोग्नोसिस और पेडियाट्रिक कैंसर पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। इसके बाद एक ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग। बुंडीबुग्यो के बारे में बात करेंगे तो यह एक इबोला वायरस परिवार की एक दुर्लभ है और एक गंभीर प्रजाति है जो इंसानों में घातक वायरस, रक्तस्रावी बुखार, होमोरेजिक फीवर जिसे कहते हैं, रक्तस्रावी बुखार, ध्यान दीजिएगा, इसका कारण बनती है कौन? बुंडीबुग्यो इबोला। इसका नाम युगांडा के बुंडीबुग्यो जिला पर पड़ा है, जहां इसे पहली बार 2007 में खोजा गया था। इसके लक्षण क्या है? तेज बुखार और सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द, कमजोरी और थकान, उल्टी, दस्त और पेट में दर्द। ठीक है, और गंभीर मामलों में आंतरिक या फिर बाहरी जो है रक्तस्राव, ब्लीडिंग होना। कैसे फैलता है ये? तो यह संक्रमित जंगली जानवर जैसे चमगादड़ हो गए, बंदर हो गए, इन सब के संपर्क से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खून या शरीर के अन्य तरल पदार्थ, फ्लूइड जो होते हैं, ये सीधे संपर्क में आने से एक इंसान के दूसरे इंसान में फैलता है। ये संक्रमित व्यक्ति के खून से या फिर जितने भी फ्लूइड होते हैं उनके सीधे संपर्क में आने से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। दूषित कपड़ा या फिर चिकित्सा उपकरण को छूने से भी संक्रमण का खतरा रहता है। इसके बचाव और उपचार के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए कोई विशिष्ट या स्वीकृत टीका, वैक्सीन उपलब्ध अभी नहीं है। समय पर मिलने वाली सहायक देखरेख, सपोर्टिव केयर के मरीज के बचने की संभावना बढ़ती है। WHO इस बीमारी की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, बुंडीबुग्यो इबोला वायरस यह एक वायरस का हिस्सा है जो कि बेहद ही घातक है। G7 में फ्रांस के मुद्दे क्या हैं? G7 जो फ्रांस में हुए हैं उसके मुद्दे क्या हैं कि वैश्विक आर्थिक असमानता को खत्म करना, बहुपक्षवाद को मजबूत करना, खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को अत्यधिक मजबूत करना, भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर चर्चा करना, ऑनलाइन सेफ्टी की चर्चा करना और संगठित अपराध पर रोक लगाना और वैश्विक शासन व्यवस्था के नए नियमों और ढांचों पर विचार करना। 2026 में शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है G7 का? तो फ्रांस में। वही अगर 2027 में बात करेंगे यानी अगले साल, G7 शिखर सम्मेलन जो है यह USA में होने वाला है, अमेरिका में होने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा, G7 का अगले वर्ष का भी पूछा जाता है। अब G7 और G20 के बीच में अंतर देखेंगे तो इसमें सदस्य जो हैं 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। किसमें? G7 में। वही अगर G20 की बात करेंगे तो 19 देश इसमें शामिल हैं और 20वां है EU और AU। EU का अर्थ क्या है? यूरोपियन यूनियन। और AU का अर्थ क्या है? अफ्रीकन यूनियन, यानी अफ्रीका के कुछ देश इसमें शामिल हैं। G7 ऑब्वियस रूप से छोटा समूह होगा और G20 बड़ा समूह होगा क्योंकि इसमें 20 सदस्य देश हैं और इसमें जो केवल 7 सदस्य देश हैं।
अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इसमें कुल विकसित अर्थव्यवस्था शामिल होती हैं, और G20 में जो है विकसित अर्थव्यवस्था तो शामिल है ही, और उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं, और इनको इसलिए शामिल किया गया है ताकि इनकी इकोनॉमी को पुशअप किया जाए और सहयोग करके इनको बढ़ाने की कोशिश की जाए, ताकि ये भी विकसित देशों की समूह में शामिल हो सकें। प्रकृति की बात करेंगे तो G7 जो है अनौपचारिक समूह है, वही G20 जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का। भारत की स्थिति की बात करेंगे तो G7 में भारत अभी इसमें सदस्य नहीं है, लेकिन G20 में जो है भारत जो है अस्थायी सदस्य देश है। G20 की बैठक जो है, अध्यक्षता जो है फिलहाल कुछ वर्षों पूर्व जो है भारत ने किया है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। एक नज़र में अगर बात करेंगे तो 1975 में G6 के रूप में गठन हुआ, और G7 के कनाडा के शामिल होने के बाद G7 बना 1976 में। 2026 की अध्यक्षता फ्रांस ने किया है, इवियन नामक जगह पर 15 से 17 जून तक चला है। और मेजबान मैक्रोन राष्ट्रपति जो कि फ्रांस के हैं, पीएम जो है, भारत के पीएम जो हैं 8वीं बार लगातार भागीदारी रूप में गए हैं, जो कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में बनकर, जिसमें 9 घोषणाएं हुई हैं, 9th डिक्लेरेशन हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से क्रिटिकल मिनरल्स, AI, सेफ डिजिटल स्पेस फॉर माइनर्स, बुंडीबुग्यो इबोला, कैंसर और ड्रग जो है ट्रैफिकिंग पर इसमें चर्चा की गई है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि 2026 G7 में किस इबोला आउटब्रेक के लिए रिस्पांस की गई है, तो बुंडीबुग्यो इबोला। 2026 में भारत को G7 में कितनीवीं लगातार बार आमंत्रित किया गया है, तो ये 8वीं बार, इस बात को ध्यान रखिएगा। G7 में यूरोपीय संघ की स्थिति क्या है, तो बैठकों में भाग लेता है कौन, यूरोपीय संघ भाग लेता है, लेकिन 7 आधिकारिक सदस्य देशों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हम इसको भी करने वाले हैं। अभी जो आपने थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है G7 का पूर्ण रूप क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। G7 की स्थापना मूल रूप से किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा 1975। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। G7 का मूल समूह कितने देशों का था, कितने देशों का था, 6 देशों का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा G7 में कब शामिल हुआ, तो 1976। इसका आंसर हो जाएगा 1976। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G7 में निम्न में से कौन सदस्य नहीं है, इसमें कौन सदस्य नहीं है, तो भारत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में G7 की अध्यक्षता किस देश के पास थी, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 G7 समिट कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हुआ था एवियन लेस बेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 G7 समिट कब आयोजित हुआ, तो ये हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 15 से 17 जून। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में भारत को G7 में कितनीवीं लगातार बार आमंत्रित किया गया, कितने बार लगातार आमंत्रित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। सर ने तो पढ़ाया है ना, इसका आंसर हो जाएगा 8वीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 G7 समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 G7 में क्रिटिकल मिनरल्स का मुद्दा मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक एवं आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 G7 में किस इबोला आउटब्रेक के लिए कोऑर्डिनेट रिस्पांस की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुंडीबुग्यो इबोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। G7 में यूरोपीय संघ
की स्थिति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बैठकों में भाग लेने वाला प्रतिनिधित्व साझेदार, लेकिन 7 देशों में शामिल नहीं। ये 7 देश में शामिल नहीं था। ठीक है, अगला देखते हैं। एक लाइन में संपूर्ण रिवीजन है G7 का, जो सर पढ़ाए थे उसका एक लाइन में आपको रिवीजन यहाँ पे कराना है। तो 1975 में G6 हुआ था। इसके बाद 1976 में कनाडा का भागीदारी हुआ G7 में। इसके बाद 2026 जो अभी हुआ है उसके अध्यक्षता किसने किया था? फ्रांस ने किया था। कहाँ हुआ था? तो एवियन समिट कब से कब तक हुआ था? तो 15 से 17 जून तक हुआ था। अगला देखते हैं। इसका भारत की 8वीं लगातार भागीदारी थी। भारत की जो 8वीं लगातार भागीदारी थी, और ये 9वां डिक्लेरेशन हो गया, 9वां डिक्लेरेशन पारित किया गया। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में अपना जो भी टॉपिक पे आपको आगे वीडियो चाहिए होगा उसका कमेंट में आप लोग बोल दीजिएगा। उस पर सर या मैं वीडियो बना के डाल देंगे। धन्यवाद।